हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा। आज हम अपने शो में बात करेंगे स्लिप डिस्क और बैक प्रॉब्लम्स के बारे में। काफ़ी कॉमन ये प्रॉब्लम हो गई है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर पूरी जानकारी देने के लिए सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुदीप जैन। अगर आपका भी कोई सवाल है स्लिप डिस्क के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सुदीप, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू। डॉक्टर सुदीप, स्लिप डिस्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि स्लिप डिस्क क्या है, किस तरह की ये प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क, अगर हम अपने डिस्क के स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसस करके एक तरल जेल टाइप का पदार्थ होता है जिसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कोटिंग होती है जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये जेल नॉर्मली काफ़ी प्रेशर के साथ कंटेन करता है चारों तरफ वाली जो कैप एन्युलस फाइब्रोसिस है। कई बार इस टफ कैप में टीयर्स डेवलप हो जाते हैं, ये कैप फट जाती है जगह जगह से, इसमें रप्चर्स हो जाते हैं और उनके थ्रू ये प्रेशर में रहने वाला जो जिलेटिनस पदार्थ है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं वो बाहर निकल आता है। पीछे की तरफ जो नसें पास कर रही हैं, शाइटिक नर्व्स जिनको बोलते हैं, उनको कंप्रेस करता है, दबाता है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन को चोक करता है और उनको केमिकली डैमेज करता है। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो नसों को डैमेज करते हैं। इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि जो हमारी वेन्स हैं या नर्व्स हैं वो काफ़ी हद तक दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। डॉक्टर, जो बैकबोन है हमारी और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें डिस्क का क्या रोल है? जी, हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है ऊपर से नीचे तक एक के ऊपर एक छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं और उनके बीच में कुशनिंग के लिए ये डिस्क होती है। सॉफ्ट स्प्रिंग की तरह काम करने वाली डिस्क जो शरीर का सारा वज़न लेती है, सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करती है, किसी गाड़ी के शॉकर की तरह है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देने में और फ्लेक्सिबिलिटी देने में। अपने स्प्रिंगीनेस की वजह से ये हमें सारी मूवमेंट्स, सारी बेंडिंग कैपेबिलिटीज़ देती है। हड्डियाँ डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में ना आएँ, आपस में कोई फ्रिक्शन ना हो, हड्डियों में कोई रगड़ ना खाएं, उसके लिए ये बीच में कुशन की तरह काम करती है। तो इसका फंक्शन फ्रिक्शन अवॉइड करना, बॉडी का वेट लेना, शॉक्स एब्जॉर्ब करना और स्प्रिंग की तरह एक फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देना हमारी कमर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जी बिल्कुल, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ये वेट को भी और सारे प्रेशर को भी कंट्रोल करती है बैकबोन। इसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, लेकिन जैसे आपने बताया कि काफ़ी ये प्रॉब्लम भी हो रही है, इसके अगर मेन कारणों पर हम आ जाएं तो आजकल इस प्रॉब्लम के होने की क्या क्या मेन कारण है? जी, आजकल ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत यंग पॉपुलेशन में देखी जा रही है। ज़्यादातर ये मिडिल एज में 30s 40s में पेशेंट होते हैं। मेल और फीमेल में बराबर कॉमन है। इसका काफ़ी हद तक हमारी लाइफस्टाइल, हमारे उठने बैठने, रहन सहन, हमारे पोस्चर, स्ट्रेस, खान पान, ये एक तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज़ बनता जा रहा है और बहुत कॉमन होता जा रहा है। एज ग्रुप रिड्यूस होता जा रहा है। अब यंग से यंग पेशेंट हमें दिखाई देते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जाहिर है जिस तरीके का स्ट्रक्चर और फंक्शन है हमारी डिस्क का, इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस लेने पड़ते हैं। हमेशा 24 घंटे, इवन सोने की मुद्रा में भी इसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टफ कोटिंग बनाई है, कैप बनाया है जेल को कंटेन करने के लिए, एन्युलस फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर हो रहा होता है। उसका लगातार घर्षण हो रहा होता है, डीजनरेशन हो रही होती है और ख़राब पोस्चर और ख़राब रहन सहन फिर उसको इतना वीक कर देता है कि उसमें टीयर्स डेवलप हो जाते हैं और वहाँ से स्लिप डिस्क हो जाती है स्टार्ट। जी बिल्कुल, तो चलिए इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जानूंगी आपसे। फिलहाल एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुदीप जी। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं क्या क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरे बाईं जांघ में पेन होता है, लेकिन न्यूरो सर्जन को मैंने दिखाया था तो उन्होंने कहा कि ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो मैं जानना चाहता था कि कमर की प्रॉब्लम होने से भी ये जांघ में पेन होता है क्या? जी, बिल्कुल जांघ में दर्द हो सकता है कमर की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हमारे जो पैर में नसें जाती हैं वो कमर की रीढ़ की हड्डी से ही पास होकर के जाती हैं, जिनको शाइटिक नर्व्स बोलते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी महीन नसें होती हैं
जिनमें थोड़ा सा भी कोई कंप्रेशन हो, थोड़ी सी भी सूजन आए डिस्क की वजह से या किसी भी और वजह से, तो ये तुरंत चोक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इनकी ब्लड सर्कुलेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है और वो पेन फिर कई बार कमर में उतना ना महसूस होकर के, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बैकबोन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन उतना बैक पेन कंप्लेन नहीं करते हैं। उनकी प्राइमरी कंप्लेंट शाइटिक पेन होती है, पैर की नसों में खिंचाव होता है, पैरों में सुनपन आता है, झुंझुनाहट होती है, तरंग वाली करंट वाली फीलिंग आती है। ये पेन क्रैम्प्स की तरह या बांयटे जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बांयटों की, लेग पेन की, रादर देन बैक पेन। तो ये ज़रूर बैकबोन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आपको एक सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के लिए आजकल जो एज है वो रिड्यूस होती जा रही है, यंग एज में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली हम देख रहे हैं। किस तरह के सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं? हम खुद ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमें डिस्क की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम हो रही है और हमें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? जी, सिम्टम्स काफ़ी हद तक स्लिप डिस्क की ग्रेडिंग होती है, इसको अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। इनिशियल फर्स्ट स्टेज में जब एन्युलस फाइब्रोसिस की थिनिंग होती है, जब वो थिन हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और जेल को उतना स्ट्रांगली कंटेन नहीं कर पाता है, तो जेल बल्ज आउट होना स्टार्ट करता है, जेल में उभार आने लगता है, वो पीछे की तरफ बल्ज करने लगता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर शुरुआत बैक पेन के साथ होती है, कमर की रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में या निचले हिस्से में दर्द होना, अकड़न जकड़न खिंचाव महसूस होना, स्टिफनेस और पेन ज़्यादातर मुख्य सिम्टम्स रहते हैं। कई बार ये पेन स्प्रेड होकर के कमर के उछले हिस्से में भी जाती है, ऊपर की तरफ भी स्प्रेड करती है और नीचे बटक्स की तरफ भी आती है, आगे पेट की तरफ भी जा सकती है। मरीज को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे किसी ने कस के बेल्ट बांधी हुई है, जकड़ा हुआ है कमर को। जब ये ग्रेडिंग इंक्रीज़ होती है, जब ये न्यूक्लियस मटेरियल बाहर निकल आता है एन्युलस फाइब्रोसिस की को चीरता हुआ, तब वो नर्व कंप्रेशन कॉज करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर फिर शाइटिक पेन स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को कमर के दर्द के साथ साथ वो दर्द नीचे पैरों में तैरता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि वो पैर बहुत तीव्र तरीके से पूरे पैर में नीचे तक, पंजों तक, तलवों तक जा रहा है। पैर की नसों में खिंचाव महसूस होता है, जैसे नस पे नस चढ़ जाती है। क्रैम्प्स महसूस होते हैं पिंडलियों में, जांघों में। सुनपन आने लगता है, हैवीनेस फील होती है, पैर भारी लगते हैं, झुंझुनाहट होती है, वीकनेस आती है। एक्सट्रीम केसेस में जब ज़्यादा नर्व कंप्रेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन क्रिटिकली चोक हो जाती है, तो कई बार ब्लैडर बाउल कंप्लेंट्स भी आती हैं, यूरिन को लेकर के भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो स्वाति जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी बताएं स्वाति जी, क्या सवाल है आपका? देखिए, ये आवाज नहीं आ रही है आपके वहाँ से। जी, अभी सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी जी, अभी सुन पा रही हैं आप हमें? आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। यह बात है कि मेरे ना डिस्क स्लिप हुई हुई है जी और पीछे नस भी दबी हुई है, जिसके कारण मैं चल नहीं सकती हूँ जी। और मेरी पैरों में जलन भी होती है और मेरे को मोटापा भी है और टांगों में सूजन भी है। जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं आपको, डायबिटीज, थायराइड मेरे को वगैरह? शुगर है, डायबिटिक है और कभी कभी ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। बस ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। जी जी, आपको डायबिटीज़ है, इसमें कुछ कंपोनेंट खास तौर पे जो आप पैरों में जलन का बता रहे हैं वो हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से हो, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। शुगर का, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का नसों के ऊपर बहुत कुप्रभाव होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कितना प्रॉब्लम आपको बैकबोन की वजह से है, आपकी बैक प्रॉब्लम की वजह से है और कितना डायबिटीज़ की वजह से है, उसके लिए एक नसों का टेस्ट कराना चाहिए आपको, जिसको EMG NCV बोलते हैं, और फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। आप एक बार दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो, बताएं प्रतिभा जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पापा है, उनका पिछले साल में एक ऑपरेशन हुआ था राइट साइड का। जी। तो अभी सेकेंड भी करने का अभी हुआ है, सेकेंड 10 दिन हुए अभी। तो पूछने का था कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है आपके फादर का? डिस्क का हुआ है। जी। ये सलाह तो आपको आपके ऑपरेटिंग सर्जन्स ज़्यादा दे सकते हैं।
या फिर आपको अपना पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि पहली सर्जरी किस वजह से हुई, और अगर वो कामयाब नहीं हो पाई तो किस वजह से कामयाब नहीं हो पाई, क्या उसके फेलियर का कॉज रहा कि दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। जहाँ तक दूसरी सर्जरी की बात है, आपने केवल 10 दिन पहले दूसरी सर्जरी कराई है, तो अभी रिकवरी का, रिहैबिलिटेशन का पीरियड चल रहा है। इस दूसरी सर्जरी के नतीजे सामने आते आते शायद कई महीने लग सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ये सवाल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अगर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर के आना होगा दोनों सर्जरीज़ का। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि स्लिप डिस्क और हमारी बैक प्रॉब्लम एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। आजकल हम बहुत कॉमनली कंप्लेन करते हैं बैक पेन की। बैक पेन के मेनली क्या कारण होते हैं? जी, स्लिप डिस्क के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। ये बैक पेन के मुख्य कारणों में से एक है, जिसको डिस्कोजेनिक लो बैक पेन बोलते हैं। डिस्कोजेनिक लो बैक पेन भी दो तरीके से होती है, एक स्लिप डिस्क जो हम कॉमनली सब लोग समझते हैं, और एक डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ जो ज़्यादातर ओल्ड एज में या मिडिल एज को क्रॉस करने के बाद ज़्यादा जाना जाता है। जब डिस्क हार्ड होने लग जाती है, डिस्क स्टिफ होने लग जाती है, उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो एक बैक पेन का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है मिडिल एज और ओल्ड एज में, जैसे स्लिप डिस्क यंग एज में देखी जाती है। इसके अलावा पोस्चरल लो बैक पेन हम सब जानते हैं, आजकल ख़ास तौर पे शहरों में जिस तरीके की दिनचर्या है, उठने बैठने का तरीका है, सिटिंग जॉब्स हैं, डेस्क जॉब, स्ट्रेस इतना लेते हैं, ड्राइव करते हैं, मोबाइल पे इतना रहते हैं, पोस्चरल बैक पेन बहुत कॉमन है, यंग एज में ही स्टार्ट हो जाती है, और अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, प्रॉपर थेरेपी ना ली जाए तो बहुत जल्दी ही क्रॉनिक भी हो जाती है, और स्पाइन में यंग एज में ही डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मस्कुलर बैक पेन एक कॉमन रोज़ की, जरा सा हमने वज़न उठाया, कोई झटका लग गया, मांसपेशियों में, नसों में खिंचाव हो गया, इसको हम मस्कुलर बैक पेन बोलते हैं। ये यूजुअली शॉर्ट लास्टिंग होता है, थोड़ी सिकाई और दवाइयों से ठीक हो जाता है। मेनली ये 3 तरीके के बैक पेन हम कॉमनली देखते हैं, वजह और बहुत सारी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, क्या क्या वजह हैं और साथ ही स्लिप डिस्क के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जानूंगी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और सॉल्यूशन जान सकते हैं डॉक्टर सुदीप जैन से। तो देखते रहिए हेल्थ लाइव। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो हेल्थ लाइव में। आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अभी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, कैसे सिम्टम्स उसमें नज़र आते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात हम करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं? जी, ट्रीटमेंट यूजुअली हम एक तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं स्लिप डिस्क डेवलप होने के, उनको अवॉइड करेंगे। इनिशियल पीरियड में थोड़ा बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, बहुत लंबा बेड रेस्ट तो नहीं, उससे बैक मसल्स और वीक होने लगती हैं, स्ट्रेसेस ना पड़ें डिस्क के ऊपर। उसको हील करने के लिए जो एन्युलस फाइब्रोसिस थिन्ड आउट हो गई है, जिसमें टीयर्स डेवलप हो गए हैं, उसको हील करने के लिए कई तरीके की फ़िज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी देते हैं, जिसमें कई तरीके की मोडेलिटीज़, हीट लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये एक्यूट फेज़ ओवर हो जाता है, डिस्क की सूजन थोड़ी कम हो जाती है, बैक मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ रिगेन हो जाती है, एन्युलस फाइब्रोसिस हील होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम एक्सरसाइज रेजिमेंट स्टार्ट करते हैं बैक मसल्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, इनमें दवाइयों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम शुरू में कुछ पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स देते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जिससे कि और डैमेजेस ना होते रहें एन्युलस फाइब्रोसिस में और नसों में।
नसों की ताकत के लिए, उनकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए कुछ न्यूरल मेडिसिन्स देते हैं, कुछ विटामिन ई प्रिपरेशंस देते हैं मसल्स के लिए। इस तरीके से यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसमें फिजियोथेरेपी का रहता है और फिर धीरे धीरे करके पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ लिया जाता है। उसके काम के हिसाब से उसको कैसे अपनी बैक मसल्स का, पोस्चर का, हर चीज़ का ध्यान रखना है आगे के फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए। ज़्यादातर केसेस में अप टू 80 to 90% केसेस में इतना सफिशिएंट रहता है और पेशेंट को अच्छा लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। जहाँ ये चीज़ नहीं अचीव हो पाती है वहाँ फिर हमें कुछ नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में सोचना पड़ता है। कुछ मदद हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की भी लेते हैं। कुछ रोल एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का भी है, कुछ रोल रेकी का भी है। और जहाँ ये सब चीज़ें उतनी कामयाब नहीं हो पाती हैं उतना हम कमर में, रीढ़ की हड्डी में फिर कई तरीके के डिस्क में, जोड़ों में, नसों में इंजेक्शंस लगाते हैं। कई तरीके से हम नॉन सर्जिकली इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ ओजोन थेरेपी या न्यूक्लियोप्लास्टी जैसी भी कुछ टेक्निक्स हैं जो परक्यूटेनियस इंजेक्शन टेक्निक्स हैं, उनका भी साथ लेते हैं कि हम सर्जरी अवॉइड कर पाएँ और नॉन सर्जिकली अपने 90 to 95% पेशेंट्स को क्योर कर पाएँ, और ऐसा संभव होता है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर ऑप्शन नहीं हो पाता है तभी फिर सर्जरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जी चलिए, ग्रेटर नोएडा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो। MR शर्मा जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछें अपना। हेलो हेलो जी पूछिए। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछें आप अपना। मैं MR शर्मा बोल रहा हूँ जी। और मुझको लगभग 2 महीने पहले से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जी। और ये L3 L4 के पास हुआ है और जी। वहाँ पे RMI कराया था तो उसमें भी उन्होंने कुछ फ्लूइड वगैरह बतलाया है जी। और चलने में बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। अब तो खैर 15 दिन से मैं चल फिर रहा हूँ थोड़ा, और जी। चलने में जो पिंडी के पास वाली नब्ज है साइटिका, यहाँ बहुत खिंचाव होता है थोड़ी देर बाद में चलने के, जी। और पैरों में तो झंझनाहट वगैरह रहती है। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ लगभग 20 ईयर्स से। जी। तो मुझे कोई प्रॉपर वो बताइए। जी। आप डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल कीजिए। मैं मानता हूं कि आपको 2-3 महीने से प्रॉब्लम है तो आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी लिया होगा, आपको सिकाई वगैरह मिली होगी, एक्सरसाइजेज मिली होंगी, मेडिसिन्स दी गई होंगी। आपके कहे मुताबिक आपको पिछले 15 दिन से कुछ फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है, अब आपने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया है, तो शायद थोड़ा स्लो सही लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको रिकवरी हो रही है। आप और 15-20 दिन, महीना भर वेट कर सकते हैं। अगर बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं आ पाते हैं तो फिर एक बार MRI रिपीट करा करके पुरानी और नई MRI को कंपेयर किया जा सकता है और आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, एक बार दिखाने के लिए आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर सुदीप बता रहे हैं कि किस तरीके से क्योर कर सकते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को। अगर आपको भी कोई परेशानी है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी सवाल आपका है, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अभी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सुदीप, आपने बताया कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे आपने बात करी यहाँ पर फिजियोथेरेपी के बारे में या रेकी के बारे में, इस तरह की थेरेपी से कितना इफेक्ट मिल पाता है? जी, जहाँ पर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम माइल्ड ग्रेड की होती है वहाँ इनका डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स, योगा अच्छा काम करते हैं डिस्क के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में और सूजन को, डिस्क की और नसों की सूजन को कम करने में। जहाँ पर ग्रेड इंक्रीज़ हो जाती है, कोई बड़ा फ्रेगमेंट डिस्क का स्लिप आउट हो जाता है, अपनी जगह छोड़ करके डिसलोकेट हो जाता है और नसों को कंप्रेस करता है, हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, वहाँ पर कई बार फिर ये चीज़ें उतना काम नहीं कर पाती हैं। ऐसे केसेस में फिर हम ओजोन थेरेपी का या न्यूक्लियोप्लास्टी का ऑप्शन लेते हैं। न्यूक्लियोप्लास्टी एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है, इसके लिए किसी एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डे केयर बेसिस पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है डिस्क में, उसकी सूजन को कम करने के लिए। अगर उसकी जेल निकल गई है तो जेल को वापस इंजेक्ट करने के लिए, और अगर वो हार्ड हो गया है तो उसके कैल्शियम को घोल करके निकालने के लिए।
डिस्क की ज़्यादातर तरीके की प्रॉब्लम्स जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे 2-3 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हैं, वहाँ पर न्यूक्लियोप्लास्टी बिना किसी रिस्क के सेफली और इफ़ेक्टिवली की जा सकती है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जी बिल्कुल। चलिए फिलहाल एक कॉलर फरीदाबाद से जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो।